जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस का एक सेशन कंडक्ट करा था। आज फिर हम प्रोनाउंस ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने प्रोनाउंस को रिवाइज करा होगा एज वी हैड डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज हम जो प्रोनाउंस के रूल्स पढ़ने वाले हैं दे कैरी हाई चांस ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स। ओके, पहले हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो फर्स्ट लेट अस स्टडी देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। अब दिस और दैट यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, दिस यूज होता है पास वाली चीज के लिए, दैट यूज होता है दूर वाली चीज के लिए। सिमिलरली दीज एंड दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दीज होता है जो प्लूरल है बट पास है, और दोज यूज होता है जो प्लूरल है और दूर है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज एन एप्पल ट्री, these are apple trees. So this and that सिंगुलर के लिए, these and those प्लूरल के लिए यूज होते हैं। So basically अगर आपसे पूछा जाए this, that, these, those क्या है, so your answer should be demonstrative pronouns, right? अब इसमें भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपका सेंटेंस है दैट स्कूल is very famous, ठीक है, that school is very famous। अब यहाँ पे that क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव है बट वो यूज हुआ है एक नाउन से पहले, और कोई भी वर्ड अगर एक नाउन से पहले यूज होता है इट प्लेज अ रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। सो नाउ इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव adjective. So this is one point you should remember. अगर this, that, these, those किसी noun से पहले लग रहे हैं they can be termed as demonstrative adjectives because they are playing the role of a demonstrative। और जो word एक noun से पहले लगता है, noun को emphasize कर रहा हो, उसे हम determiner भी कहते हैं। तो यहाँ पर that can also be termed as determiner। So please remember दिस, दैट, दीज, दोज अगर एक नाउन से पहले लगते हैं दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और वो एक डिटरमाइनर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। अब हम स्टडी करते हैं इनको, ये सेंटेंसेस में किस तरीके से आ सकते हैं। अब आप देखिए, ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, हम रिपीटिशन अवॉइड करते हैं, मतलब हम रिपीट नहीं करते। अगर हम प्रोनाउंस यूज क्यों करे जाते हैं, जिससे आपको नाउन को रिपीट ना करना पड़े। इफ आई से राम इज अ गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम स्टडीज एट ग्राउंड जीरो इंस्टीट्यूट, राम गेट्स गुड मार्क्स, राम गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें रिपीटिशन अवॉइड करना होता है, इसीलिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। सो नाउ वी शुड से राम इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही गेट्स गुड मार्क्स। सो इसीलिए हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन। अब आप देखिए, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ कैन ऑल्सो बी यूज्ड बेसिकली, क्योंकि ये भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये भी रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट ऑफ सिंगुलर के लिए एंड दोज ऑफ कैन बी यूज्ड फॉर प्लूरल। नाउ लुक एट फर्स्ट एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन मुंबई। अब एक पॉइंट ध्यान रखिए आप, जब भी हम ग्रामर में कंपैरिजन कर रहे हैं हम हमेशा एक जैसी चीज़ों का करते हैं। अगर हम फैन का कर रहे हैं तो हम फैन से करेंगे, अगर हम चेयर का कर रहे हैं तो हम चेयर से करेंगे, अगर हम टेबल का कर रहे हैं तो हम टेबल का करेंगे, अगर हम स्टूडेंट का कर रहे हैं तो स्टूडेंट से ही करेंगे। अब इस सेंटेंस में द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन मुंबई, बेटर क्या है यहाँ, मुंबई और देहरादून या उनका क्लाइमेट, तो बात हो रही है क्लाइमेट की, तो कंपैरिजन क्लाइमेट का हो रहा है ना कि सिटीज का। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दैन के बाद सिटी आ गई है तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस शुड बी द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, राइट? क्योंकि हम क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दैन के बाद द क्लाइमेट आना चाहिए। अब हम रेपिटेशन अवॉइड करते हैं तो हमें बार बार क्लाइमेट वर्ड ना लिखना पड़े, इस वजह से हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, दैट ऑफ। सो क्लाइमेट वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन दैट ऑफ।
इसलिए हमने दैट ऑफ लगाया है। अगर कोई प्लूरल नाउन होता तो हम दोज ऑफ भी लगा सकते थे। अब आपका सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। सी the roads of New Delhi are wider than Dehradun. Same error is conducted here also. अब यहाँ हम अगेन न्यू दिल्ली या देहरादून का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी रोड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो द रोड्स ऑफ न्यू दिल्ली आर वाइडर दैन द रोड्स ऑफ देहरादून होना चाहिए था यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस। अब क्योंकि हम रिपीटेशन अवॉइड करते हैं तो रोड्स ऑफ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, दोज ऑफ। The roads of New Delhi are wider than those of Dehradun. यहाँ those of लगा है roads के लिए. So this is a very very important point. Such questions can come in errors also. They can come in fill-ups also, and they can come in complete the sentence section also. All right. They can come in complete the sentence section also. अब देखिए ये एक past year question है which I have mentioned here. The price of my dress is higher than that of yours. अब यहाँ पे कंपैरिजन ड्रेस का नहीं है, ड्रेस की प्राइस का है। कैसे पता चला? हायर क्या है, ड्रेस नहीं है, हायर इज द प्राइस। तो प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ यहाँ किसके लिए लगा है, प्राइस के लिए। सो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बेसिकली इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। दिस इज नो एरर क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहाँ दैट ऑफ की जगह दोज ऑफ लिखा होता या दैट ऑफ मिसिंग होता तब आपके सी पार्ट में एरर आ जाता। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई रिपीट, दैट ऑफ एंड दोज ऑफ आर प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन, क्योंकि हम रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं। ऑलराइट, now I'll just discuss one or two more examples with you. Now see, for example, if I say the students of this batch A part are more intelligent than that batch. This is B part and this is C part, and D part you know is no error. अब आप देखिए, in this sentence the students of this batch are more intelligent than that batch. कंपैरिजन यहाँ बैच का हो रहा है या स्टूडेंट्स का? पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए। यस, कंपैरिजन स्टूडेंट्स का हो रहा है क्योंकि मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है ना कि बैच है, तो कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो दैन के बाद होना चाहिए था बेसिकली दैन द स्टूडेंट्स ऑफ बैच। तो दैट यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ मिसिंग है, इसको आप रिप्लेस कर सकते थे विद दोज ऑफ ऑल्सो, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ प्लूरल है तो आप इसकी जगह लिख सकते थे दोज ऑफ। तो एरर लाइज इन सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पर दोज ऑफ मिसिंग है या द स्टूडेंट्स ऑफ कुछ तो होना चाहिए था विच हैज बीन मिस्ड आउट। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल कम एंड यू हैव टू फिगर आउट द आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिल अप्स, एरर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, क्लोज टेस्ट किसी भी सेक्शन में ही आपको आ सकता है। Okay, so let us move to the next point now. Now very very important difference between who and whom we are going to study today. पहले मैं आपको ये 500 स्पीच के हिसाब से बता देती हूँ। Who and whom are termed as relative pronouns. देखिए नाम से ही पता चल रहा है relative मतलब रिलेशन बताते हैं। Who यूज होता है सब्जेक्ट के लिए और whom यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। whom हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब देखिए, जब सब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, लाइक आई एम टीचिंग यू में आई सब्जेक्ट है, क्योंकि टीच कौन कर रहा है, आई। यू आर स्टडिंग में स्टडी कौन कर रहा है, यू, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। जिससे रिलेटेड एक्शन हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। लाइक आई एम टीचिंग यू में टीचिंग का एक्शन किससे रिलेटेड हो रहा है, यू से रिलेटेड, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। यू आर स्टडिंग इंग्लिश में आप किससे रिलेटेड पढ़ रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब कोई भी डूअर ऑफ एन एक्शन होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिससे रिलेटेड एक्शन हो रहा है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो हु हमेशा लगता है जब आप
सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर. अब देखिए हु यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है. अगर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाए, रिलेशन बता रहा है बॉय और उसके एक्शन में. अब जो बॉय यहाँ आया वो प्लेयर है, तो बेसिकली बॉय की बात हो रही है. बॉय क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट. तो क्या लग गया? हु. शी इज द गर्ल हु वन द मैच. मैच कौन जीता है? गर्ल. तो गर्ल क्या हो गई यहाँ पर? एक सब्जेक्ट. तो देखिए सब्जेक्ट के लिए क्या लगा दिया हमने? हु. आई एम द टीचर या आई एम द वन हु टीचेस यू इंग्लिश. अब देखिए टीच कौन कर रहा है? आई एम द वन. तो क्या लग गया मेरे लिए? हु. यू आर द स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश. सो आप पढ़ कौन रहा है? यू. तो आपकी बात हो रही है, तो क्या लग गया? हु. तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, आवर आंसर इज ऑलवेज हु. ऑलराइट. नाउ सी यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इसी तरीके से हम अगर किसी सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट की पूछताछ कर रहे हैं, तब भी हम हु का यूसेज कर सकते हैं. देन इट विल बी कॉल्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. लाइक हु टीचेस यू. पढ़ाने वाला तो डूअर ऑफ द एक्शन है, तो वो हो गया सब्जेक्ट. तो देखिए आंसर है हु. हु वन द मैच. जिसने मैच जीता है वही है डूअर ऑफ द एक्शन, तो वही सब्जेक्ट हो गया. तो हु में उसी की बात हो रही है. नाउ आई विल जस्ट शेयर फ्यू मोर एग्जांपल्स विद यू. ऑलराइट. नेक्स्ट इज whom. दिस विल स्टडी लेटर. ओके, पहले इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. सी, लेट्स से फन सेंटेंस, आई सॉ राम डैश was returning from school. Now see, I saw Ram dash was returning from school. अब देखिए I saw Ram, ठीक है. अब थोड़ा सा ट्रिकी है. I saw Ram में I सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने देखा है किससे रिलेटेड बात हो रही है? ऑब्जेक्ट. कभी भी ऐसा सेंटेंस आए, ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. अब रिटर्न कौन कर रहा है? आई या राम? सेकंड सेंटेंस में मेन एक्शन रिटर्न का कौन कर रहा है? राम. तो सेकंड सेंटेंस के हिसाब से राम क्या हो गया? सब्जेक्ट. तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया हु. सो योर आंसर विल बी आई सॉ राम हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है वर्ब पे. एक्शन कौन कर रहा है? राम. वो रिटर्न कर रहा है, आई रिटर्न नहीं कर रहा है. और ब्लैंक हमारा राम के आगे लगा है. दिस मीन्स राम इज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के आगे ब्लैंक लगा है, तो आपका आंसर होगा हु. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. अब पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, आई जस्ट राइट हियर. एरर में आया था क्वेश्चन, हु आर यू टॉकिंग टू. Who are you talking to? And this is no error part. अब देखिए इसमें क्या एरर होगा? प्लीज टेल मी. ओके, जस्ट थिंक. ऑलराइट. नाउ देखिए बात कौन कर रहा है? यू. तो यू तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि यू बात कर रहा है, तो यू हो गया सब्जेक्ट. यू किससे बात कर रहा है? वो पर्सन होगा ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में. तो ऑब्जेक्ट की पूछताछ हो रही है. सो यस, एरर इज इन ए पार्ट. इसको हु की जगह होना चाहिए था whom. whom are you talking to will be the answer. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एरर में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक PYQ ही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है, विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. तो या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से आ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर एरर्स में भी आ सकते हैं, और कंप्लीट द सेंटेंस के सेक्शन में भी आ सकते हैं. अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज whom. whom refers to object. ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, जिससे रिलेटेड एक्शन हो रहा है. अब आप देखिए, पहले हम इसको देखते हैं ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है. ही इज द मैन whom I was talking about. अब आप तो बात कर रहे हो, तो आप तो सब्जेक्ट हो. जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, और ब्लैंक किसके आगे है? ऑब्जेक्ट के आगे. तो इसलिए हमारा आंसर हो गया whom. I have a son whom I love very much. अब लव कौन कर रहा है? I. जिससे रिलेटेड एक्शन हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट. तो whom लगेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए. सो जब भी आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, हमारा आंसर होता है whom. जैसे से प्रीवियस क्वेश्चन क्या था हमारा, जो पास्ट ईयर मैंने डिस्कस करा था,
whom are you talking to, आप जिससे बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए वहां पर who की जगह हमारा आंसर था whom. नेक्स्ट, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है, लाइक होम डू यू टीच. अब मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो आई एम द सब्जेक्ट, जिससे रिलेटेड मैं एक्शन कर रही हूँ वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. तो होम यहाँ लगेगा ऑब्जेक्ट के लिए. होम हैव यू इनवाइटेड, आपने तो इनवाइट करा है तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट. जिसको आपने इनवाइट करा है वो हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो बेसिकली होम यूज होता है एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जब आप किसी से रिलेटेड बात कर रहे हो तब आप होम लगाओगे. लेट्स से अगर मुझसे पूछा जाए डैश डू यू टीच, अच्छा ओके सॉरी दैट क्वेश्चन इज ऑलरेडी हियर. आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन, दैट हैव यू डैश हैव यू इनवाइटेड, आपने किसको इनवाइट करा है. अब देखिए मैंने तो इनवाइट करा है तो मैं तो ऑलरेडी सेंटेंस में हूँ, आई एम द सब्जेक्ट. जिसको मैंने इनवाइट करा है वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट. तो करेक्ट आंसर शुड बी whom have you invited, आपने किसको इनवाइट करा है. तो जिनको आपने इनवाइट करा है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने तो इनवाइट करा है, आप सब्जेक्ट हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. इस तरीके से अगेन सच क्वेश्चंस कैन कम इन एरर्स ऑल्सो, प्लस दे कैन कम इन फिलअप्स ऑल्सो और एनी ग्रामर सेक्शन. बट प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हु एंड whom का क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड रहता है. लाइक 1 to 2 क्वेश्चंस वी हैव सीन इजीली दे हैव कम, एरर्स में भी आ गया और फिर फिलअप में भी आ गया सेम ईयर पेपर में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड इट. ओके, अब इसमें है एक एक्सेप्शन. व्हेनेवर यू हैव अ प्रेपोजिशन, ठीक है, कभी भी प्रेपोजिशन है तो हमारा आंसर हमेशा whom होता है. नाउ सी, बाय whom इज द बुक रिटन. नाउ दिस इज ऑल्सो अ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी हम हमेशा whom का यूज करते हैं, हम who का नहीं करते. और देखिए बाय एक प्रेपोजिशन है इसलिए भी आंसर है हमारा whom. सेकेंड, who has written the book. Now I just want to show you the difference in both the sentences. Who has written the book, book किसने लिखी है, तो लिखने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट. तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर है who. फर्स्ट सेंटेंस में बाय whom इज द बुक रिटन, अभी भी तो हम लिखने वाले के बारे में ही पूछ रहे हैं, मतलब हम सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं. बट अब हमारा आंसर who नहीं है, हमारा आंसर whom क्या हो गया, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. फर्स्टली बाय इज अ preposition एंड prepositions आर ऑलवेज फॉलोड बाय whom. सेकेंड, दिस इज ऑल्सो अ पैसिव वॉइस सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस में हम who यूज नहीं करते, हम whom यूज करते हैं. अब हम अगर पैसिव वॉइस ना बनाएं, हम सेंटेंस को के कोई और preposition लगा के भी बना सकते हैं. जैसे एक सेंटेंस है, लेट्स से टू डैश आर यू टॉकिंग, ये भी PYQ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ही आया था. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो अ PYQ क्वेश्चन. अब देखिए टू यहाँ पर क्या है, एक preposition, और मैंने अभी आपको बताया है prepositions are followed by whom. So correct answer will be whom. To whom are you talking? So please remember this point. whom होता है ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, प्लस अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है योर आंसर विल बी whom, या फिर कोई भी preposition है आपका आंसर हमेशा whom होगा. So these are some very very important points जो हमने आज प्रोनाउंस के करे हैं. I'll just revise with you once quickly. पहला हमने 500 स्पीच के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं विच कैन कम इन एग्जाम. सो प्लीज रिमेंबर दिस दैट दीज दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स. ओके, देन दैट ऑफ दोज ऑफ का यूसेज. कंपैरिजन है, अगर सिंगुलर का कंपैरिजन है तो आप रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ यूज करोगे. प्लूरल का कंपैरिजन है तो आप दैन के बाद दोज ऑफ यूज करोगे. देन who and whom are relative pronouns and interrogative pronouns also. डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस के मिडिल में है, रिलेशन शो कर रहे हैं, देन यू मार्क देम एज रिलेटिव प्रोनाउंस, और अगर वो क्वेश्चन बना रहे हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. बट दोनों का यूसेज सेम है. हु यूज होता है सब्जेक्ट के लिए और whom यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और कभी भी एक preposition आ जाएगा तो prepositions are also followed by whom, not who. So these are some very important points that we have studied. इससे आपके major questions cover हो गए हैं pronouns के. Please revise it. If you have any doubts, you can ask me in the comment section and I'll get back to you. Thank you so much students. Jai Hind and take care.